हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे और उस टॉपिक का नाम परिवार, फैमिली। आप और हम सभी परिवार में रहते हैं, किंतु कभी उसके बारे में पढ़ने का बात करी या परिवार क्या होता है तो उस विषय में कभी हमने सोचा नहीं। तो आज हम उसी विषय पर बात करेंगे कि परिवार क्या होता है। कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा ज्ञानदूत 2.0 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज जो हम बात करेंगे वो परिवार विषय के बारे में बात करेंगे। परिवार का क्या अर्थ होता है। देखिए, आप और हम सभी बचपन से परिवार के संपर्क में आते हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो उसको परिवार मिलता है। अलग अलग स्टेटस के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से किसी को बड़ा परिवार मिल रहा है, किसी को छोटा, किसी को बहुत अमीर परिवार में पैदा होता है, कोई बच्चा बहुत गरीब परिवार में पैदा होता है, कोई साधारण परिवार में पैदा होता है। तो कभी हमने ये सोचने की कोशिश करी कि आखिर ये परिवार है क्या। तो उसी विषय में आज हम बात कर रहे हैं। परिवार जो है, यदि हम समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं और समाजशास्त्र की दृष्टिकोण से यदि हम देखते हैं तो परिवार क्या है, तो परिवार जो है वो सामाजिक संबंधों की एक सबसे छोटी इकाई है। परिवार जो है वो परिवार समाज की एक ऐसी इकाई है जो सबसे छोटी है किंतु बहुत महत्वपूर्ण इकाई है। यदि हम सोचें कि जिस तरीके से हम समाज के बिना व्यक्ति की कल्पना नहीं कर सकते हैं, वैसे ही हम परिवार के बिना भी कल्पना हमारी नहीं कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, परिवार के अर्थ के बारे में बात करते हैं। तो परिवार जो है सही मायने में देखा जाए तो वह सामाजिक संस्थाओं के रूप में सबसे छोटी इकाई है और ये एक अनिवार्य इकाई भी है। व्यक्ति परिवार में अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की, मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसके साथ साथ बच्चे का समुचित लालन पालन, शिक्षण व्यवस्था, समाजीकरण सब परिवार में होती है। बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने परिवार पर अध्ययन किया है। मेलनोवेस्की ने किया, मुरडॉक ने किया। मेलनोवेस्की तो कहते भी हैं कि परिवार एक ऐसा समूह होता है जिसमें मनुष्य पशु अवस्था से ही अपने साथ आप देखिए, ना केवल व्यक्तियों का जबकि जानवरों का भी परिवार होता है। तो परिवार के अंदर व्यक्ति अपने आप को एक, यूं कह दीजिए, सुरक्षित महसूस करता है, सेफ महसूस करता है। मुरडॉक ने आदिम समाजों के 250 परिवारों का अध्ययन किया और उन्होंने देखा कि वहाँ पर ऐसा कोई भी समाज नहीं था जहाँ पर परिवार ना हो। तो बहुत इम्पॉर्टेंट परिवार की अवधारणा है। चलिए हम कुछ परिभाषाएं करते हैं परिवार के विषय में कि परिवार जो है वो क्या है। परिवार विशेष रूप से देखा जाए तो परिवार के अंदर परिभाषाओं पे यदि हम बात करें तो सबसे पहली परिभाषा जो है मैकाइवर और पेज की परिभाषा है और इन्होंने अपनी एक पुस्तक है सोसाइटी, जिसमें इन्होंने बताया कि परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंधों द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह होता है जिसमें बच्चों का जनन या लालन पालन की भी व्यवस्था होती है। तो ये मान लीजिए एक इस तरह का व्यवस्था है जिसमें बच्चों का जन्म भी होता है और लालन पालन भी होता है। एस.सी. दुबे, जिनका पूरा नाम श्यामचरण दुबे हैं, इन्होंने अपनी एक पुस्तक है मानव और संस्कृति, उसके अंदर परिवार के बारे में बताया है कि परिवार स्त्री और पुरुष दोनों को सदस्यता प्राप्त हुआ ऐसा एक समूह होता है जिसमें दो विपरीत सेक्स के जो व्यक्ति होते हैं उनको साथ में रहने की एक सामाजिक स्वीकृति मिलती है। अब ये सामाजिक स्वीकृति कैसे मिलती है उसको? ये सामाजिक स्वीकृति उसको विवाह करने के पश्चात मिलती है और इससे जो उनकी संतान होती है वो समाज में वैध मानी जाती है। लूसी मेयर ने अपनी एक पुस्तक है जिसमें सामाजिक नृविज्ञान की भूमिका, उसके अंदर बताया है कि परिवार एक ऐसा गृहस्थ समूह होता है जिसमें माता पिता और संतान रहते हैं। इसके मूल रूप में दंपति और उनकी संतान, अब दंपति हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे रहते हैं। यदि हम परिवारों के बारे में बात करें कि बड़े परिवार, छोटे परिवार, वो अपन
आगे बात करेंगे कि बड़े परिवार और छोटे परिवार क्या होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं परिवार की विशेषताओं में। तो सबसे पहले जो है विवाह संबंधों पर आधारित होते हैं। मतलब विवाह के कारण ही परिवार अस्तित्व में आता है। और ये विवाह क्या होता है, ये स्त्री और पुरुष के सेक्स रिलेशनशिप को एक यूँ कह दीजिए कि समाज की स्वीकृति मिलती है, जिसके परिणाम स्वरूप जो संतानें जन्म लेती है वो एक परिवार का निर्माण करती है। एक ये मैरिज का फॉर्म है, विवाह का एक स्वरूप है, जब दो विपरीत लिंगी लोग आपस में अपना परिवार स्थापित करते हैं विवाह रूपी संस्था से। तो अलग अलग समाजों में ये विवाह अलग अलग तरीके से होता है, अलग अलग धर्मों में विवाह अलग अलग तरीके से होता है, किंतु सबका सार एक ही है कि आपको समाज द्वारा एक स्वीकृति दी जाती है। वंश नाम की व्यवस्था है इसके अंदर। सभी परिवारों का कोई ना कोई वंश होगा। देखिए, आप सभी का कोई परिवार में वंश नाम है, आप अपना सरनेम लगाते हैं, जिसके कारण आपकी पहचान होती है। तो बच्चे को पहचानने के लिए या पहचान देने के लिए उसके अंदर कोई उपनाम और वंश नाम की एक व्यवस्था होती है। आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिलती है परिवार के अंदर। भरण पोषण करने के लिए, उनको जीवित रहने के लिए किसी न किसी प्रकार की अर्थव्यवस्था की ज़रूरत होती है। देखिए, आप सभी के घरों में आपकी मम्मी, आपके पापा कार्य करते हैं, तो वो सब क्या है, इकोनॉमिकली आपको स्टैंड करते हैं, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो परिवार जो है हमें आर्थिक सुरक्षा भी देता है और सामाजिक सुरक्षा भी देता है। एक सामान्य निवास स्थान होता है जिसके अंदर कॉमन हैबिटेशन कहते हैं, जिसके अंदर कोई ना कोई व्यवस्था होती है। विवाह के पश्चात व्यक्ति जो है एक या तो माता के घर जाकर रहता है, या कुछ कुछ स्थानों पर मातृ सत्तात्मक परिवार होते हैं, तो वहाँ पर माता के घर पर रहते हैं। बहुत सारी ऐसी जनजातियां हैं जिनमें हम नायर, खासी, गारो, आसाम की बहुत सारी प्रजातियां हैं जहाँ पे मातृ सत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं। तो ये सब परिवार की विशेषताओं के अंदर आते हैं। भावात्मक आधार मिलता है, एक इमोशनल बेसिस मिलते हैं। देखिए, परिवार के सदस्य जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे से बंधनों में बंधे होते हैं, भावात्मक बंधनों में बंधे होते हैं, और उनके अंदर प्रेम है, दया है, सहयोग, त्याग, बलिदान की भावना होती है। आप अपने परिवार वाले सदस्यों के प्रति आपके अंदर ये भावनाएं अपने आप आ जाती हैं, जो कि आपके परिवार को एक सुदृढ़ता देती है। साथ ही साथ परिवार के सदस्यों का सभी का जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कोई ना कोई, जैसे मान लीजिए पिता है तो वो आर्थिक रूप से सक्षम होते हैं, वो हमारा भरण पोषण करते हैं, माता हमारी देख रेख करती है, बड़ा भाई या बहन हमारी कोई ना कोई कार्य करते हैं। तो सभी जो है सदस्य एक दूसरे के हितों की और सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखते हैं। आप देखिए, हमारे माता पिता स्वयं कष्ट उठाकर हमें सुखी देखना चाहते हैं, तो ये सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखा जाता है परिवार में। सामाजिक नियंत्रण का बहुत बड़ा साधन है परिवार। बहुत सारे ऐसे नियम, परंपराएं, रूढ़ियां होती हैं जो कि समाज को नियंत्रित करती हैं। व्यक्ति जब उनसे गलत या उनसे बढ़कर कार्य करता है तो परिवार के द्वारा उन्हें रोका जाता है। तो परिवार और विवाह जो है एक ऐसी व्यवस्था है जो कि व्यक्ति को नियंत्रित भी करती है। परिवार की स्थायी प्रकृति भी होती है और अस्थायी परमानेंट भी होते हैं, और टेम्परेरी नेचर भी होता है। स्थायी परिवार जिसमें माता पिता, बच्चे, दादा दादी, चाचा ताऊ सब रहते हैं। सदस्यों की मृत्यु हो जाती है, अलग हो जाते हैं, तलाक हो जाते हैं, तो उससे क्या है, वो परिवार की सदस्यता खत्म हो जाती है, तो वो टेम्परेरी फैमिलीज़ के अंदर आ जाते हैं। लेकिन परिवार की जो संस्था है वो एक अमर और अजर संस्था है, यूँ कह दीजिए, और ये एक बहुत ही स्थायी परिवार कहलाते हैं। तो बहुत कम कारण होते हैं जिनके कारण परिवार अस्थायी होते हैं, नहीं तो परिवार जो है हमेशा स्थायी होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि परिवार के प्रकार कौन कौन से हैं। तो चलिए बात करते हैं। अलग अलग मैंने ग्रुप्स बना रखे हैं, जैसे संख्या के आधार पर बात करें, निवास स्थान के आधार पर बात करें, या अधिकार उत्तराधिकार के आधार पर हम परिवार की बात करते हैं। तो परिवार, केंद्रीय परिवार क्या होते हैं, जिनको हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं, जिसमें
माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं, तो इनको हम नाभिक परिवार भी कहते हैं। इसी के साथ साथ जॉइंट फैमिली, जिसमें एक दो पीढ़ी के या दो तीन पीढ़ी के भी लोग रहते हैं। बहुत सारे समाजों में अभी भी संयुक्त परिवार पाए जाते हैं। इनकी संपत्ति भी सामूहिक होती है, भोजन एक साथ करते हैं ये लोग, पूजा पाठ इनके घर में एक जैसा होता है। तो ये सब जॉइंट फैमिली होती है। और एक होते हैं एक्सटेंडेड फैमिली, जिसको हम विस्तृत परिवार कहते हैं। इस प्रकार के परिवार में क्या होता है कि रक्त संबंधी भी होते हैं और कुछ अन्य संबंधी भी इसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये बड़े परिवार कहलाते हैं। मतलब ब्लड रिलेशन वाले तो होते ही हैं, कोई और भी इनके अंदर रहते हैं किसी न किसी कारण से। तो इसके अंदर क्या है, बहुत सारे रिश्तेदार नातेदार भी इन परिवारों के अंदर पाए जाते हैं। चलिए बात करते हैं निवास स्थान के आधार पर। तो पितृस्थानीय परिवार कौन से होते हैं, जिनमें क्या होता है कि विवाह के बाद पत्नी जो है अपने पति के घर रहती है, पति के माता पिता के साथ रहती है। हिंदुओं में, मुसलमानों में, बहुत सारी ऐसी जनजातियों में भी पितृस्थानीय परिवार होते हैं। और मातृस्थानीय परिवारों की बात करें तो बहुत सारे ऐसे मातृस्थानीय परिवार होते हैं जिसमें विवाह के पश्चात पत्नी जो है पत्नी के माता पिता के घर जाकर रहते हैं। उन्हें मातृस्थानीय स्थानीय परिवार कहते हैं। और ये जो है भारत में नायर, खासी, मतलब आसाम की जनजातियों में या मालाबार की नायरों में ये प्रथा पाई जाती है। नवस्थानीय परिवार होते हैं जिनको हम नियो लोकल फैमिलीज़ कहते हैं। ये लोग वो होते हैं जो विवाह के पश्चात ना तो पति के घर रहते हैं, ना माता के घर, ना पिता के घर। ये अपने अलग नया घर बनाते हैं, तो उसको हम नवस्थानीय कहते हैं। साथ ही साथ मामा स्थानीय परिवार भी होते हैं। इसमें नव दंपत्ति पति की माँ के भाई के घर, अर्थात जो क्या है मामा के घर जाकर रहते हैं। इस तरह की जो है वो ट्रोबियांडा द्वीप के अंदर ये प्रथा प्रचलित है, जिसमें भांजा जो है वो अपने मामा के यहाँ रहने चला जाता है। साथ ही साथ यदि हम बात करें अधिकारों के आधार पर, बेसिस ऑफ अथॉरिटी के आधार पर हम यदि देखें तो पितृसत्तात्मक परिवार होते हैं, जिसमें पिता से संपत्ति जो है वो पुत्र को ट्रांसफ़र होती है। और मातृसत्तात्मक परिवारों में क्या होती है कि माता में या स्त्री, मतलब कोई भी उस परिवार में यदि स्त्री होती है तो उसमें ये संपत्ति जो है वो ट्रांसफ़र होती है। साथ ही बात करें हम उत्तराधिकार के आधार पर हम बात करें तो पितृमार्गी परिवार, वही सेम बात है कि जो है पिता के पश्चात उत्तराधिकारी जो है उस परिवार का या संपत्ति का वो पिता होते हैं और बेटा होता है, और मातृमार्गी में स्त्री को ये अधिकार दिया जाता है। तो इस तरीके से परिवार के प्रकार पाए जाते हैं। और भी परिवारों के यदि हम प्रकारों की बात करें तो इसके अंदर विवाह के आधार पर परिवार होते हैं। जैसे एक विवाह, जिसमें एक विवाह के अंदर यदि हम देखें तो ऐसे परिवारों में एक ही पुरुष एक ही स्त्री से विवाह करता है। इसी तरह बहुविवाह भी होते हैं, जिसमें एक पुरुष बहुत सारी स्त्रियों से शादी करता है, जैसे राजा महाराजाओं के ज़माने में होता था, या एक स्त्री बहुत सारे पुरुषों से विवाह करती है, जैसे हम द्रौपदी का एग्जाम्पल इसके अंदर ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि परिवार के कुछ अन्य स्वरूप जो हैं, जैसे जन्म मूलक परिवार होते हैं। अब ये जन्म मूलक परिवार कौन से होते हैं, इसके अंदर ऐसे परिवार होते हैं जिसमें एक व्यक्ति जन्म लेता है, उसका पालन पोषण होता है, तो उसे जन्म मूलक परिवार कहते हैं। इसके अंदर कौन से, इस परिवार के अंदर जो है व्यक्ति के माता पिता, उसके अविवाहित भाई बहन भी आते हैं। साथ ही साथ हम बात करें प्रजनन मूलक परिवार, ये ऐसे परिवार होते हैं जिनमें व्यक्ति विवाह के बाद स्वयं अपने परिवार का निर्माण करता है, और इसमें एक पुरुष, स्त्री और उसके अविवाहित बच्चे होते हैं। साथ ही साथ हम बात करें समरक्त परिवार, ये वो परिवार होते हैं जिसके अंदर परिवार के सभी सदस्य जो होते हैं वो रक्त संबंधी होते हैं, इनके अंदर ब्लड रिलेशन पाया जाता है, और कोई भी विवाह संबंधी जो होता है उसमें नहीं रहता है। तो ये मतलब सारे ब्लड रिलेशन के रहेंगे, मैरिज से जो नातेदारी होती है वो लोग इसमें नहीं रहते हैं। चलिए बात करते हैं ग्रामीण नगरीय परिवारों की। तो नाम से पता चल रहा है, ग्रामीण परिवार जो गाँव में रहते हैं, और नगरीय परिवार जो औद्योगिकरण के कारण जो है या नगरीकरण के कारण शहरों में रहते हैं, वो परिवार नगरीय परिवार कहलाते हैं।
हम बात करते हैं परिवार के प्रकार्य और अधिकारों के बारे में या महत्व के बारे में। तो परिवार के महत्व के बारे में यदि बात करें या कार्यों के बारे में बात करें तो कॉम्ट की एक बात मुझे याद आती है। वो कहते हैं कि व्यक्ति नहीं वरन परिवार ही समाज की इकाई, अध्ययन की इकाई के रूप में हम कह सकते हैं। इसी के साथ साथ कूले भी कहते हैं कि परिवार एक ऐसा प्राथमिक समूह होता है जो मानव स्वभाव के अंदर एक ऐसी भावनाएं पैदा करता है। भावात्मक रूप से जब हम जुड़ते हैं, साथ ही साथ परिवार में निरंतरता बनाए रखने के लिए, प्रजनन के लिए इस तरह के परिवारों की कल्पना की जाती है या बनाए जाते हैं। इसी तरीके से प्रोफेसर डेविस ने 4 प्रकार के कार्य बताए हैं परिवार के, जिसमें प्रजनन, भरण पोषण, सामाजिक संस्तरण और सामाजिकरण के कारण परिवार जो बनते हैं वो बताए गए हैं इसमें। परिवार के कार्यों के अंदर देखें तो सबसे पहला कार्य है सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन। ये बहुत ज़रूरी है और मानव की आधारभूत आवश्यकताओं के अंदर ये एक तरह की आवश्यकता है। और परिवार ही वह समूह होता है जिसमें मानव को इस तरह की स्वीकृति मिलती है। और इसमें इस तरह की स्वीकृति देने का मतलब होता है कि व्यक्ति में स्वच्छंदता या नियमहीनता ना आए और वो कुछ सामाजिक नियमों में बंधकर परिवार का निर्माण करता है। रिप्रोडक्शन या संतानोत्पत्ति जो है इस परिवार का मुख्य कार्य हो सकता है। इसमें प्रजाति की निरंतरता बनी रहती है। परिवार से ही जो है व्यक्ति की प्रजाति का निर्धारण होता है। नई पीढ़ी को जन्म देना और पुरानी पीढ़ी का समाप्त होना, तो ये स्थिरता और निरंतरता जो है वो लगातार बनी रहती है। गुडे इस बात के लिए कहते हैं कि यदि परिवार में प्राणी शास्त्रीय आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त व्यवस्था न करेंगे तो हम समाज समाप्त हो जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है परिवार के कार्यों में यदि हम देखें तो शारीरिक सुरक्षा और मानसिक सुरक्षा मिलती है हमें परिवार से, क्योंकि परिवार अपने सदस्यों को शारीरिक संरक्षण भी प्रदान करता है। कोई बीमारी हो जाती है, दुर्घटना, वृद्धावस्था, अपाहिज होना, ऐसी स्थिति में परिवार के लोग ही जो है उनकी देखरेख करते हैं, तो शारीरिक और मानसिक सुरक्षा दी जाती है। परिवार का एक कार्य ये भी है कि वो बच्चों का पालन पोषण भी करते हैं, उनके लिए भोजन का प्रबंध करते हैं, उनके लिए निवास और वस्त्रों की व्यवस्था करते हैं। तो ये परिवार के महत्वपूर्ण कार्यों में आता है। आय और संपत्ति का प्रबंधन भी आप देखिए परिवार के अंदर ही होता है। परिवार से हमें सीखने को भी मिलता है और परिवार हमें सिखाता भी है। तो परिवार जो है समाजीकरण का मुख्य साधन होता है। समाजीकरण क्या है? सीखने की व्यवस्था है। तो परिवार समाजीकरण का प्रमुख साधन है। साथ ही साथ हम बात करते हैं शिक्षण कार्य, धार्मिक कार्य। हमें अपने परिवार से ही जो है धार्मिक शिक्षा, धार्मिक प्रथाएं, व्रत, त्योहार, नैतिकता, ये सारे ज्ञान जो है हमें परिवार से मिलते हैं। ईश्वर की पूजा कैसे की जाती है, पूर्वजों की पूजा कैसे की जाती है, हिंसा, अहिंसा, पाप, पुण्य, ये सब जो है हमें परिवार के लोगों से सीखने को मिलता है। इसी के साथ साथ राजनीतिक कार्यों के अंदर भी परिवार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि आदिम और सरल समाजों में यदि हम देखें तो जनजातियों के अंदर मुखिया ही जो है वो परिवार के सारे कार्यों को निपटाता है। तो यूँ कह दीजिए कि कर्ता ही उस घर का प्रशासक भी होता है और वही जो है परिवार के झगड़ों को निपटाने का भी कार्य करता है। तो एक राजनीतिक शिक्षा भी मिलती है परिवार से। मनोवैज्ञानिक कार्य भी होते हैं इसके अंतर्गत। साइकोलॉजिकल फंक्शंस के अंदर यदि हम देखें तो परिवार अपने सदस्यों को एक मानसिक सुरक्षा और संतोष प्रदान करता है, क्योंकि परिवार के सभी सदस्यों में यदि हम देखें तो प्रेम, सहानुभूति और सद्भाव पाया जाता है। वहीं बालक में परिवार के लोग ही आत्मविश्वास पैदा करते हैं। और जिन बच्चों को आप देखिए माता पिता का प्यार और स्नेह नहीं मिल पाता है, वो अपराधी और विघटित व्यक्तित्व वाले बन जाते हैं। तो इसलिए परिवार जो है किसी भी तरीके से अपने बच्चों को मनोवैज्ञानिक सुरक्षा भी प्रदान करता है। साथ ही साथ परिवार के जो लोग हैं वो अपने अनुभवों को भी साझा करते हैं।
हस्तांतरित करते हैं। पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को अपनी परंपराएं दे रही है, रीति रिवाज दे रही है, अपने नियम दे रही है। तो ये क्या है, एक मनोवैज्ञानिक हस्तांतरण भी इसके अंदर पाया जाता है। और सामाजिक नियंत्रण की यदि हम देखें तो परिवार एक महत्वपूर्ण इकाई है। चलिए अब बात करते हैं, जहाँ पर हमने परिवार के इतने महत्व के बारे में बात करी है, समय के साथ साथ उसमें बहुत सारे परिवर्तन भी आए हैं, और जिसको कि हम यहाँ पर ज़रूर से चर्चा करेंगे उन विषयों पे। तो सबसे पहले यदि हम देखें तो ढांचे में, परिवार के ढांचे के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। क्योंकि पहले बड़े परिवार हुआ करते थे, जैसा कि मैंने परिवार के प्रकारों में बताया, विस्तृत परिवार भी होते थे। किंतु अब जो है, जैसे जैसे समाज जो है वो परिवर्तित होता जा रहा है, तो परिवारों का आकार जो है वो भी घटता जा रहा है। और देखिए, पति पत्नी के संबंधों में भी परिवर्तन आ रहा है। पहले आप देखिए कि पति परमेश्वर या एक तरीके से देवता के रूप में हम पूजते थे, चाहे वो कैसा भी पति हो। किंतु अब जो है पति हमारा साझेदार है, हमारे कंधे से कंधा मिलाता है, हम उसको सहयोग करते हैं। महिलाएं और पुरुष जो है वो परिवार रूपी एक गाड़ी है जिसके कि दोनों पहिए हैं, और वो एक साथ मिलकर परिवार को चलाते हैं। जहाँ पर हमने देखा है कि पति पहले, या पति या पिता जो है, उनके अधिकार सर्वे सर्वा हुआ करते थे, और वो एक तरीके से प्रशासक के रूप में मैंने आपको पहले बताया है। तो वहीं पर ही जैसे जैसे समाज परिवर्तित हुआ है, तो पिता के अधिकारों के अंदर कमी भी आई है, और परिवार में सभी सदस्यों का समान महत्व बढ़ गया है। साथ ही यदि हम देखें तो विवाह और यौन संबंधों में भी परिवर्तन आया है। पहले एक विवाह हुआ करता था जिसमें कि माता पिता की अनुमति से विवाह होता था। अब देखिए कि उसमें अब लिव इन में भी रहते हैं। इसके साथ साथ यदि हम देखें तो कोर्ट मैरिज, लव मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज, इनकी भी संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये परिवार विवाह में भी परिवर्तन आया है। साथ ही साथ यदि हम देखें कि आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से स्त्रियों की स्वतंत्रता बढ़ी है, उनको अधिकार मिले हैं, उनको शिक्षा का अधिकार मिला है, उनको बहुत ऐसे उनके दायरे जो हैं विस्तृत हुए हैं। स्त्री शिक्षा से सामाजिक चेतना का विकास हुआ है। तो ये बहुत अच्छी बात है परिवार के परिवर्तन में। नातेदारी का महत्व थोड़ा सा घटा है, क्योंकि वर्तमान में नाते रिश्तेदारों का महत्व जो है वो कम होता जा रहा है। क्योंकि लाइफ इतनी बिजी हो गई है जिसके अंदर केवल हर व्यक्ति जो है वो अपने ऊपर ही ध्यान दे रहा है, सेल्फ डिपेंडेंट हो गया है। तो ये एक इसकी हम मान सकते हैं कि थोड़ी कमी है परिवार की। परिवारों में अस्थायित्व ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत बहुत तलाक होने लगे हैं, अधिकारों पर जोर दिया जाने लगा है ज़्यादा। तो ये स्थिति जो है तनाव की स्थिति बन जाती है, और आगे चलकर ये तलाक का भी रूप ले लेती है। साथ ही साथ यदि हम बात करें तो धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कार्यों के अंदर भी कमी आई है, उनके अंदर अंतर भी आया है। क्योंकि आज जो है परिवार सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों के अंदर थोड़ा सा उसकी वह भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं जो कि पहले निभाते थे। व्यक्तिगत गुणों की महत्ता बढ़ गई है। यूँ कह दीजिए कि सामूहिकता की भावना कम होती है। यदि हम समाजशास्त्रीय भाषा में इसको कहें तो आई फीलिंग या मैं की भावना जो है वो ज़्यादा हो गई है, बजाय वी फीलिंग या हम की भावना को यदि हम देखें तो वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। मनोरंजन के साधनों में बहुत चेंज आया है। पहले परिवार के लोग आपस में एक साथ बैठते थे, गपशप करते थे, बच्चों से प्यार भरी बातें की जाती थी, उनकी अटखेलियाँ देखी जाती थी, किस्से कहानियाँ, रामायण महाभारत जैसे हम सीरियल एक साथ बैठकर देखा करते थे। बहुत मनोरंजन हो पाता था। किंतु अब धीरे धीरे क्या है कि लोग टीवी या यूँ कह दीजिए मोबाइल, सोशल मीडिया पर एक ही परिवार के अंदर एक ही जगह लोग अपने अपने फ़ोन में लगे रहते हैं। तो ये एक बड़ा नेगेटिव इफ़ेक्ट है जिससे के कारण परिवारों में आपसी बातचीत जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। आजकल फ्रेंड सर्किल की बजाय व्यक्तिगत रुचि ज़्यादा बढ़ रही है और व्यक्ति केवल अकेला रहना पसंद करता है। तो ये एक तनाव की स्थिति भी लेती जा रही है। आजकल डिप्रेशन,
ये चीज़ें जो है वो बहुत अधिक पाई जा रही है। तो इसका कारण यही है कि परिवार के सदस्य मनोरंजन के एक साथ बैठने की बजाय वो अलग अलग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। साथ ही साथ उनमें स्नेह और प्रेम की जो भावना है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। देखिए, हमने परिवार में चेंज की बात की है, तो निश्चित रूप से कुछ परिवर्तन सकारात्मक हुए हैं, पॉजिटिव हुए हैं, और कुछ परिवर्तन नेगेटिव भी हुए हैं। आज परिवार के बहुत सारे संरचना यदि हम देखें कि किसी ज़माने में समाज का आधार रहा करता था परिवार, वो आज परिवार की जो नियंत्रण शक्ति है वो धीरे धीरे कम हो रही है। या यूं कह दीजिए कि अब परिवार जो है कानूनों के माध्यम से संजोए जा रहे हैं, संरक्षित किए जा रहे हैं। तो कहीं पर नेगेटिव इफ़ेक्ट और कहीं पर पॉजिटिव इफ़ेक्ट के होते हुए भी परिवार जो है आज के समाज की महत्वपूर्ण संस्था है, क्योंकि इसमें बालक, किशोर, या यूं कह दीजिए महिला, पुरुष सभी जो है अपने आप को संरक्षित महसूस करते हैं। परिवार एक समाज की महत्वपूर्ण इकाई थी, है और रहेगी। ये मैंने आपको परिवार के बारे में बताया है, और इसमें कोई आपको समस्या हो तो मुझसे शेयर कीजिएगा। और इसी के साथ धन्यवाद।